राइजिंग सन बाय हिमरोज मिल्की में हम लोग इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। लोकसभा के परिसीमन पे हम लोगों का डिस्कशन चल रहा था और हम लोग परिसीमन के सिद्धांत पे डिस्कशन को कंटिन्यू किए हुए हैं। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में परिसीमन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया और 2 सिद्धांत बताए गए हैं। एक सिद्धांत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया, अब दूसरे सिद्धांत से हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले कि हम लोग लेक्चर में आगे बढ़े, कुछ चीज़ों को पहले समझ लीजिए, जान लीजिए, तो ये और आसान होगा, आगे की चीज़ें समझने में बड़ी आसानी हो जाएंगी। जब मैं बात करूंगा परिसीमन प्रक्रिया में संशोधन किया गया, 1971 के बाद संशोधन किया गया, तो वो सारी चीज़ें समझने में बड़ी इजी हो जाएंगी। तो यही पे हम लोग समझ लेते हैं ताकि परिसीमन के सिद्धांत भी बड़ी स्पष्ट हो जाए, आपको कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे न रहे। पहले चीज़ ये ध्यान लीजिए कि अनुच्छेद 82 में 82 में परिसीमन आयोग की बातें की गई, डिलिमिटेशन कमीशन की बातें की गई है, उसके कुछ कार्य बताए गए हैं वहाँ पे। लेकिन परिसीमन का जो सिद्धांत है वो अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में खंड 2 में दिया गया है। दोनों में अंतर स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा। डिलिमिटेशन कमीशन का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 82 में 82 में, लेकिन परिसीमन से जुड़े हुए जो थ्योरीज हैं, जो सिद्धांत है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 81 के क्लॉज 2 में किया गया है। 2 में भी ए और बी करके है ना, इस प्रकार से अनुच्छेद 81 2 में ए और बी 2 खंड है 81(2) का, उसमें परिसीमन के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। क्योंकि ये आर्टिकल बड़ी महत्वपूर्ण रहा है यूपीएससी के दृष्टिकोण से। हालांकि पीसीएस वगैरह में इस आर्टिकल से प्रश्न नहीं पूछता है, लेकिन यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न पूछते हैं। पीसीएस में उतना डीप में नहीं जाते हैं वो सब, कि आर्टिकल 81 के क्लॉज 2 में परिसीमन के सिद्धांतों से सीधे सीधे पूछा जाए प्रश्न। यूपीएससी में यहाँ पे डीप में जाता है, क्योंकि जो ही डिलिमिटेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे, तो ही एक जिज्ञासा तो बनती है कि किस प्रकार से डिलिमिटेशन होता है, क्या इसके थ्योरीज हैं, तो वो जवाब आर्टिकल 81 में भी मिलता है। 81 के क्लॉज 2 के ए, बी या 3 के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, कोई पढ़ाता नहीं है। सब लोग सिर्फ अनुच्छेद 81 के उसी खंड को पढ़ाते हैं जिसमें लोकसभा का संरचना दिया गया है कि 530 राज्यों से चुन करके आएंगे, 20 संघ राज्य क्षेत्रों से चुन करके आएंगे। बस इसके बाद वो सीधे बढ़ जाते हैं और आर्टिकल 82 में परिसीमन आयोग के कुछ कार्य वगैरह बता करके सीधे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का चर्चा पूरे डीप में चल रहा है, एक गहन अध्ययन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट हो वो छूट जाए। मेरी कोशिश है कि हर एक चीज़ में आप मास्टर हो जाएंगे, बेहतरीन आपकी जानकारी होगी। प्रश्न जैसे भी पूछे जाएंगे, चाहे मेंस में पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, प्री में पूछा जाए, पीजीवी में हैंडल करेंगे। तो परिसीमन में दूसरे थ्योरीज पे, दूसरे सिद्धांत पे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा 2-3 चीज़ों को समझ लेते हैं। पहले हमें लगता है कि ये जानना जरूरी है। पहला चीज़ यह जान लीजिए कि परिसीमन आयोग के बारे में कहा गया है कि हर नई जनगणना के बाद, जो ही नया सेंसस होगा उसके बाद ही परिसीमन आयोग का गठन होगा। और हम लोगों को पता है कि हम लोग के यहाँ जो जनगणना होती है, आप लोगों को पता है ना, हर 10 साल पे होती है। कितने साल पे? 10 वर्ष बाद होती है। तो इससे अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा कि परिसीमन आयोग का गठन जब भी होगा 10 वर्ष के बाद ही होगा, यानी 10 वर्ष पे होगा। मान लीजिए कि अगर नई जनगणना होती है और नई जनगणना के 10 साल के बाद होगा, तो मान लेते हैं नई जनगणना, सपोज करिए कि नई जनगणना 2021 में हुआ और उसके बाद कहा गया है कि परिसीमन आयोग का गठन होगा। सपोज करिए 22 में परिसीमन आयोग का गठन हो गया, तो अब नया जनगणना कब होगा? 2031 में होगा, 10 साल बाद। तो परिसीमन आयोग का गठन कब होगा? 2032 में, कम से कम। तो सपोज करिए कि 10 साल कुल मिला करके कि परिसीमन आयोग का गठन जब भी होगा 10 साल के बाद ही होगा। एक परिसीमन आयोग का गठन हो गया तो दूसरे परिसीमन आयोग का गठन उसके 10 साल के बाद ही होगा। क्यों? क्योंकि कहा गया है संविधान में स्पष्ट तौर पे कि नई जनगणना के बाद होगा। जब भी नई जनगणना होगी, नया सेंसस होगा, उसके बाद परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। क्योंकि जब नई जनगणना होगी तो जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी। उस हिसाब से परिसीमन आयोग क्षेत्रों को एडजस्ट करता है, क्षेत्रों का सीमांकन करता है। उसे लगता है कि नहीं, पूरे भारत की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और सांसद बहुत कम है, 543 ही है, हमें बढ़ा देना चाहिए सांसदों की संख्या। तो रिकमेंड करता है कि सांसद 543 से 550 कर दिए जाए, 560 कर दिया जाए, जैसा कि पहले भी किया जा चुका है। इसको ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गया ना। जनगणना होती है 10 साल के बाद, तो परिसीमन का गठन भी हर 10 साल के बाद होता है। और परिसीमन का उद्देश्य ही होता है कि जनसंख्या के आधार पर हम सीटों का निर्धारण करें कि लोकसभा में कितनी सीटें होंगी, राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें होंगी। और मैंने बताया कि डेमोक्रेसी का जो बेस होता है, आधार होता है, वो क्या होता है? जनसंख्या होता है।
और जनसंख्या का एक्यूरेट जानकारी कहाँ से आती है? हमें जनगणना से आती है। तो इसी जनसंख्या के आधार पे हमारे प्रतिनिधियों का निर्धारण होता है। किसका निर्धारण होता है? जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं। यही वजह है कि डिलिमिटेशन कमीशन के गठन करने का प्रावधान सेंसस के बाद किया गया है, क्योंकि सेंसस के बाद हमारे पास एक एग्जैक्ट डाटा होगा कि हमारी पॉपुलेशन इतनी है और इतनी पॉपुलेशन पे हमें इतने प्रतिनिधि चाहिए, चाहे वो लोकसभा के संदर्भ में हो, चाहे किसी राज्य विशेष में राज्य विधानसभा के संदर्भ में हो। ध्यान रखिएगा दोनों जगहों के। तो उस हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन रिकमेंड करता है, रिकमेंडेशन देता है कि बढ़ा दिया जाए संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि जब 1962 से पहले हम लोग देख लेते हैं, 1961 में नया सेंसस होता है, जनगणना, और इसी जनगणना के आधार पे 1962 में सेंसस एक्ट डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है, परिसीमन अधिनियम लाया जाता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखिए कि हर नए सेंसस के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित किया जाता है। फिर उसी अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति जो है कि डिलिमिटेशन कमीशन की नियुक्ति कर देता है, कमीशन स्थापित कर देता है। तो 1962 में परिसीमन एक्ट लाया जाता है और 1963 में परिसीमन कमीशन का गठन हो जाता है। ध्यान रखिएगा, 1962 में परिसीमन अधिनियम लाया जाता है। उसके लिए अधिनियम में प्रावधान होते हैं कि ये जो परिसीमन कमीशन है क्या क्या करेगा, कौन कौन सी उसकी शक्तियां हैं वो बताई जाती हैं। तो एक्ट जब भी परिसीमन का गठन किया जाएगा, परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, तब परिसीमन के लिए एक्ट लाया जाएगा और हर बार नया एक्ट लाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि संशोधन कर दिया जाएगा, हर बार नया। जैसे कि 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था, तो 2002 में ही डिलिमिटेशन एक्ट लाया गया था, उसी आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1962 में डिलिमिटेशन एक्ट की, और उसी एक्ट के आधार पे डिलिमिटेशन कमीशन 1963 में गठित होता है। सेंसस चूंकि हमारे पास 1961 का डाटा 1963 तक, जाहिर सी बात है 61 में शुरू होता है, तो 1 साल या 1.5 साल लगते हैं पूरा अंतिम डाटा आने में सेंसस के। वो आ चुका था 1963 तक, और डिलिमिटेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि लोकसभा जो पूरे भारत में जो है कि जहाँ से भी लोग आते हैं, तो इसने बोला कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। तो पहले था 1961 से पहले जो लोकसभा सदस्यों की संख्या है, 1963 से पहले पूरे लोकसभा सदस्यों की संख्या थी 494 थी टोटल, यानी जो इलेक्शन होता था 494 पे इलेक्शन होता था। 1963 में डिलिमिटेशन कमीशन जब गठित होता है तो वो बताता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है और इसलिए थोड़ा प्रतिनिधियों को भी हमें बढ़ाना होगा। तो ये रिकमेंड करती है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कर देनी चाहिए 522। तो 1963 के बाद जो भी इलेक्शन होगा, एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि 1963 में मान लीजिए कोई सरकार काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जितने लोग चुन करके आए होंगे वही होंगे। अब नया जो इलेक्शन होगा वहाँ पे न लागू होगा कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 522 कर दिया जाए। तो नए इलेक्शन में संख्या कितनी हो जाएगी? 522 होगी, और ऐसे ही चलता रहा। फिर सेंसस हुआ कब? फिर दोबारा जो सेंसस होता है 1961 के बाद 1971 में सेंसस होता है, और 1972 में फिर से वही नया सेंसस एक्ट लाया जाता है, डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है, और 1973 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो जाता है। अब ध्यान रखिए, फिर से डिलिमिटेशन गठित हुआ 10 साल के बाद, 61 के बाद सीधे 63 के बाद 73 में होता है डिलिमिटेशन कमीशन का गठन होता है। अब यह रिकमेंड करती है कि लोकसभा सदस्यों की संख्या 522 से बढ़ा करके 43 कर देना चाहिए। अभी जो चल रहा है वर्तमान में 543 कर देना चाहिए। यह रिकमेंडेशन कब का है? 1971 के सेंसस के आधार पर गठित किए गए डिलिमिटेशन कमीशन का रिकमेंडेशन है, जो अभी तक चल रहा है। क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उस हिसाब से हमें लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है उसको भी बढ़ाना पड़ रहा था। लेकिन बाद में पार्लियामेंट ने एक संशोधन करके इससे ब्रेक कर दिया कि ये जो 543 जो सदस्य हैं, ये संख्या तब तक नहीं बदलेगी जब तक 2026 के बाद नया सेंसस के आंकड़े नहीं आ जाते। तो जाहिर सी बात है कि 2026 के बाद जो नया सेंसस का आंकड़ा कब होगा? 2031 में चुनाव होगा। 2026 के बाद तो 2031 में ही नए चुनाव होंगे। जब नए चुनाव होंगे 2031 में, तो मान लीजिए कि 2032 में या 33 में नया डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा। जब ये नया डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा, परिसीमन आयोग गठित
किया जाएगा तो फिर यह रिकमेंड करेगी कि अब लोकसभा सदस्यों की संख्या हमें कितना बढ़ाना चाहिए, कितना नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए जब गठित होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल में 2031 तक मान के चलिए 32 तक 543 ही चलेगा, क्योंकि संविधान में संशोधन करके कह दिया गया है कि 2026 तक लोकसभा की जितनी सीटें हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जो चीज़ें चल रही हैं उतना ही चलेगा। कब तक? 2026 तक। और उसके बाद है कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी बढ़नी चाहिए, कितनी नहीं बढ़नी चाहिए, किस प्रकार से राज्यों को आवंटित होना चाहिए, ये डिलिमिटेशन कमीशन करेगा। ये अपना रिपोर्ट देगा। तो 2031-32 में मान लीजिए कि 32-33 में नया जब डिलिमिटेशन कमीशन गठित होगा तो वो फिर बताएगी क्या होगा। तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे कि ये चीज़ें ध्यान रखना है डिलिमिटेशन के बारे में, ये काम करती है। अब आते हैं हम लोग अपने मूल टॉपिक पे आ जाते हैं। आइए अब आते हैं अपने मूल टॉपिक पे हम लोग। और हमने बताया था 2 सिद्धांत बताए थे। एक सिद्धांत पूरे देश के संदर्भ में, पूरे देश का मतलब जितने भी भारत में संघ राज्य क्षेत्र हैं और राज्य हैं, तो सभी राज्य और प्लस संघ राज्य। पहला वाला जो सिद्धांत था परिसीमन को लेकर सबके बारे में था। क्या था आपको याद है? मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। इसमें कहा गया है कि जितनी सभी राज्यों की जो जनसंख्या है और उनको जो सीटें उपलब्ध कराई जा रही हैं उस सीट का अनुपात बराबर होना चाहिए। यानी लोकसभा में किसी राज्य को कितने स्थान दिए जा रहे हैं और उसकी कितनी जनसंख्या, ये अनुपात सभी राज्यों में संघ राज्य क्षेत्रों में बराबर होना चाहिए। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या 1 करोड़ है और उसे 10 सीट अगर लोकसभा में प्राप्त हो रहा है, तो वही जिस राज्य की जनसंख्या 2 करोड़ होगी उसे लोकसभा में 20 सीट मिलना चाहिए। तो जनसंख्या और आवंटित सीटों का अनुपात सभी राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में बराबर होना चाहिए, यानी कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि मैंने बताया था कि एक समस्या थी कि जिस राज्य की जनसंख्या बहुत कम हो कि उन्हें इतने लोकसभा में स्थान मिले कि उसका कोई मायने न हो, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए 31वां संविधान संशोधन करके संसद ने यह प्रावधान कर दिया कि जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 60 लाख है, 60 लाख से कम है, जिस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या 60 लाख से कम है, वहां पे ये वाला जो नियम है ये नियम नहीं चलेगा, उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे। फिर अपने से एक निश्चित संख्या उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को प्रोवाइड किया जा सकता है कि आपका लोकसभा में इतना स्थान होगा, फिर ये वाला फार्मूला नहीं चलेगा। लेकिन वो अपवादिक स्थिति के लिए था कि वो फार्मूला नहीं चलेगा। बाकी सभी राज्यों में, संघ राज्य क्षेत्रों में यही चीजें कंटिन्यूस रहेंगी, यानी इसी फार्मूले को किया जाएगा। तो यहां समझ रहे हैं। तो पहले सिद्धांत के द्वारा सीधा सा मतलब था कि सभी राज्यों को जो लोकसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा या लोकसभा में जो स्थान प्राप्त किए जाएंगे, उन्हें दिए जाएंगे, वह उस राज्य में प्राप्त स्थान और जनसंख्या का अनुपात सभी जगह, सभी राज्यों में बराबर बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी राज्य को हम कम जनसंख्या होते हुए भी उसे ज्यादा लोकसभा में स्थान दे दें और किसी राज्य की ज्यादा जनसंख्या होते हुए भी उसे कम स्थान दे दें। इसलिए सभी राज्यों में बराबरी का मेल रखा गया है कि लोकसभा में सभी राज्यों को उसकी जनसंख्या के हिसाब से बराबर स्थान मिले। तो ये तो बातें हो गई ऑल एवरेज कि पूरे भारत में सभी राज्यों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा जो सिद्धांत ये कहता है कि जिस राज्य को जितनी भी सीटें आवंटित की गई हैं, अब उस राज्य के भीतर प्रत्येक सांसद कितने व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करेगा, यह तय करने के लिए दूसरा सिद्धांत में कहा गया है कि हर सांसद बराबर बराबर जनसंख्या को ही रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई सांसद ज्यादा जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे, कोई सांसद कम जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे। इसको हम एग्जाम्पल समझते हैं। दोनों चीजों को एक एग्जाम्पल से एक ही जगह पे समझिए ताकि आपको ये चीजें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। इस फार्मूले के हिसाब से हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। सपोज दैट कि कोई राज्य मान लेते हैं यूपी है, जिसको मान लेते हैं कि 10 सीटें मिली हुई हैं लोकसभा में और इसकी जो जनसंख्या है वो 1 करोड़ मान लेते हैं कि 1 करोड़ पे 10 सीटें मिल गई हैं। इस बेस पे देखा जाए तो एक और राज्य ले लेते हैं, एग्जाम्पल तौर पे एमपी ले लेते हैं और एमपी में मान लेते हैं कि इसकी जनसंख्या 2 करोड़ है। तो जाहिर सी बात है इस फार्मूले के आधार पर इसे 20 सीटें मिलेंगी। ये हो गया पहला सिद्धांत। यहाँ पे सीटों का आवंटन हो गया जनसंख्या के आधार पर। यहाँ पे यह नहीं कहा गया कि अब उस राज्य के भीतर जो 10 सांसद चुने जाएंगे उनका निर्वाचन किस प्रकार से तय किया जाएगा, इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं है। इसका उल्लेख दूसरे सिद्धांत में किया गया है और यहाँ पे कहा गया है कि जिस राज्य को जितने सीटें आवंटित की गई हैं, मिली हैं,
तो उस राज्य की जनसंख्या और उस सीटों का अनुपात बराबर बराबर होना चाहिए। सपोज करिए कि यहाँ पे 1 करोड़ जनसंख्या है और 10 सीटें मिली हैं, तो ये अनुपात बराबर होना चाहिए, यानी जितने भी 10 लोग हैं ये बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब हो गया कि 1 करोड़ अनुपात 10 हो जाएगा, तो इसका सीधा सा मतलब एक व्यक्ति 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। एक जो सांसद है 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत यही कहता है कि किसी राज्य के भीतर जो निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाएंगे इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि उस राज्य के भीतर का प्रत्येक सांसद बराबर बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे। ऐसा ना हो कि एक सांसद 15 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे, दूसरा सांसद 8 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे, तीसरा सांसद 12 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करे। तो राज्य के भीतर जो क्षेत्र बनाए जाएंगे, संसदीय क्षेत्र बनाए जाएंगे, वो इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि सभी सांसद बराबर बराबर लोगों को रिप्रेजेंट करें। यहाँ पे ये बात नहीं कही गई थी, जो बात यहाँ पे कही गई। दोनों में ध्यान रखिएगा, लोगों को लगता है कि दोनों सेम है, दोनों में बहुत अंतर है। यहाँ पे सिर्फ राज्यों के सीटों को आवंटित करने की बात कही गई थी कि राज्यों को जो सीटें आवंटित की जाएंगी लोकसभा में वो इस प्रकार से की जाएंगी कि किसी राज्य के साथ भेदभाव ना हो। और इसके लिए सीधा फॉर्मूला अपना लिया गया कि जिस राज्य की जितनी जनसंख्या है उसी अनुपात में उसे सीट दिए जाएंगे, और यह जो अनुपात फिक्स होगा यह अनुपात सभी राज्यों के लिए बराबर बराबर चलेगा। राज्य के भीतर एक सांसद कितने लोगों को रिप्रेजेंट करेगा या किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेगा उसकी चर्चा पहले वाले सिद्धांत में नहीं किया गया था। उसकी चर्चा की गई है दूसरे सिद्धांत में, और कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के भीतर जितने सीटें किसी राज्य को प्राप्त हुई हैं उस राज्य की जनसंख्या और उस सीटों का अनुपात बराबर होना चाहिए। बराबर होने का सीधा सा मतलब कि प्रत्येक सांसद बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेगा, बस ये कहा गया है। यहाँ पे जैसे हम लोग देखेंगे एमपी में, तो यहाँ भी वही फार्मूला होगा। यहाँ पे 2 करोड़ जनसंख्या है, 20 सीटें मिली हुई हैं, तो वहाँ पे 20 ऐसे क्षेत्र बनाए जाएंगे कि 2 करोड़ जनसंख्या 20 लोगों में डिवाइड हो जाए, यानी कि वहाँ भी 10-10 लाख लोगों का एक संसदीय क्षेत्र बनेगा। तो ये राज्य के भीतर की बात करता है सिद्धांत जो दूसरा है, और पहला सिद्धांत सारे राज्यों में लोकसभा सीटों के बंटवारे की बात करता है। क्लियर है? यहाँ तक दोनों सिद्धांत समझ में आ गए। अभी मैं आगे और बातें करूंगा जब परिसीमन आयोग पढ़ेंगे और परिसीमन की प्रक्रिया में संशोधन की जब हम लोग बात करेंगे, जो मैंने फ्रेमिंग भी कराया है, लिखवाया भी है, तो उस पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे, देखेंगे। अभी बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, अभी आगे बस देखते हैं। अब हम लोग आते हैं, लिखते हैं, अपने मुख्य बिंदु पे आ जाते हैं। पहला सिद्धांत हम लोगों ने लिख लिया है, दूसरा सिद्धांत लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 81 के 2 अनुच्छेद 81(2) बी में दूसरा सिद्धांत यह है कि प्रत्येक राज्य के स्तर पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन इस प्रकार किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित उस राज्य को आवंटित, ऐसे कर लीजिएगा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित उस जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव समान हो। सीधा सा अगर एक लाइन में से बोलना हो तो क्या बोला जा सकता है? इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे राज्य में
जितने भी सांसद होंगे वो सभी बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। इसका एक लाइन में कंक्लूजन यही है। थोड़ा सा तकनीकी रूप से संविधान में इस तरीके से बताया गया है कि लोग कंफ्यूज होते हैं। कई बार लोग यह अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि पहला सिद्धांत और दूसरे सिद्धांत में कोई डिफरेंस है या नहीं है, जबकि मैंने बताया कि पहले सिद्धांत के द्वारा, अभी मैं लिखवाऊंगा भी, पहले सिद्धांत के द्वारा पूरे भारत में लोकसभा के सीटों का आवंटन किया जाता है विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में, और वहां पे देखा जाता है कि किस राज्य की कितनी जनसंख्या है और उसी अनुपात में उसको सीट दे दी जाती है। जबकि दूसरे सिद्धांत के द्वारा प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में प्राप्त जो आवंटित सीट है उसकी और जनसंख्या के अनुपात को निश्चित किया जाता है कि हर सांसद बराबर बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करे। किसी क्षेत्र का सांसद ऐसा ना हो कि 20 लाख लोगों पर चुन करके आए और किसी क्षेत्र का सांसद ऐसा ना हो कि वो 5 लाख लोगों पर चुन करके आए। इसलिए बराबर बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करने की राज्य के अंदर की बात कही गई है। ठीक, तो समान। दूसरे शब्दों में लिख लीजिए, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के द्वारा, इस सिद्धांत के द्वारा यह निश्चित किया गया है, यह निश्चित किया गया है कि किसी राज्य के सभी सांसद, किसी राज्य के सभी सांसद बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। यही इसका मतलब है कि किसी राज्य में जितने भी सांसद हैं वो सभी बराबर बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे। ये कहा गया है सिद्धांत 2 में। तो यहाँ पे दोनों सिद्धांत स्पष्ट हो गए। अगर मैं फिर से आप लोगों को बताऊं तो निष्कर्ष के तौर पे अगर आप लोग चाहें तो पहला निष्कर्ष क्या निकलता है? पहला निष्कर्ष यह निकलता है कि सिद्धांत 1 के द्वारा, लिख लीजिए यहाँ पे, सिद्धांत 1 के द्वारा पूरे भारत में राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों को लोकसभा में आवंटित स्थानों की संख्या का निर्धारण होता है। स्थानों की संख्या का निर्धारण जनसंख्या के अनुपात में बराबर किया जाता है, जनसंख्या के बराबर अनुपात में किया जाता है, बराबर अनुपात में करने को कहा गया। इसे कर लीजिए, करने को कहा गया है। पहला सिद्धांत तो यही कहता है कि पूरे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जो सीटें आवंटित की जाएंगी उसमें जनसंख्या का बराबर अनुपात होगा, सीट और जनसंख्या का अनुपात बराबर होगा। पहला सिद्धांत ये। दूसरा सिद्धांत, दोनों का अंतर यहीं से स्पष्ट होगा, ध्यान रखिएगा। दूसरा सिद्धांत कहता है कि किसी राज्य में जो आवंटित सीट है उस सीटों का विभाजन इस प्रकार से किया जाएगा कि सभी सीट बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करें। तो लिख लीजिए, पूरे किसी राज्य में, ऐसे कर लीजिए, दूसरा सिद्धांत, दूसरे सिद्धांत के द्वारा यह कहा गया है कि किसी राज्य में लोकसभा के जितने सीट आवंटित हैं, वे सभी राज्य में बराबर जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्लियर यहाँ तक?
कि राज्य के भीतर भी जितने भी सांसद होंगे वो बराबर जनसंख्या को रिप्रेजेंट करेंगे, सभी सांसद। ऐसा नहीं होगा कोई सांसद ज़्यादा लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई सांसद कम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ तक उम्मीद है कि आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे कि क्या सिद्धांत है। दोनों में डिफरेंस जो अंतर है, बहुत ही बारीक अंतर है, उस बारीक अंतर को उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब बताइएगा हाँ मैसेज करके कि नहीं मैं इस चीज़ को समझ गया। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए परिसीमन आयोग। थोड़ा सा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। परिसीमन आयोग, अब इसका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? अनुच्छेद 82 में किया गया है। क्योंकि ये सीमाओं का निर्धारण करता है, इसलिए कई बार इसे बाउंड्री कमीशन भी, सीमा आयोग भी बोल दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, वो बॉर्डर वाली सीमा नहीं, देश के अंदर संसदीय क्षेत्रों की सीमा की बातें हो रही। तो लिख लीजिए कि परिसीमन आयोग को, परिसीमन आयोग को सीमा आयोग भी कहा जाता है। सीमा आयोग भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, कहा जाता है। संविधान में हालांकि सीमा आयोग का उल्लेख नहीं है, कहा जाता है। इसका उल्लेख, या ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए। अच्छा, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद, इसका उल्लेख अनुच्छेद 82 में किया गया है, जिसके अनुसार अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि संसद के द्वारा नई जनगणना के बाद, प्रत्येक जनगणना के बाद बातें की गई है, जिसके अनुसार संसद प्रत्येक जनगणना के बाद विधि द्वारा एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगा और राष्ट्रपति इस अधिनियम के अनुसार परिसीमन आयोग का गठन करेगा, आयोग की नियुक्ति करेगा, जो निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करेगा, निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर कार्य करेगा। ध्यान रखिएगा, इलेक्शन कमीशन का काम है निर्वाचन कराना, इसलिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के ये डिलिमिटेशन कमीशन काम करे। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ों को ध्यान रखना है, थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए इस बात को। सीधे हो जाता है कि परिसीमन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सही है, परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति तब तक परिसीमन आयोग का गठन नहीं कर सकती जब तक कि संसद के द्वारा परिसीमन अधिनियम न ला दिया जाए। पहली बात स्पष्ट तौर पर संविधान में कहा गया है कि संसद विधि द्वारा एक परिसीमन अधिनियम लागू करेगी, डिलिमिटेशन एक्ट लागू करेगी। उसी एक्ट के बेस पे राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति कर देगा। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होता है, हम लोग अभी आगे लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर में, अभी लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। तो परिसीमन अधिनियम, परिसीमन आयोग किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन कब होता है? जब संसद विधि द्वारा इसके लिए एक परिसीमन अधिनियम लाए। यदि संसद विधि के द्वारा परिसीमन अधिनियम नहीं लाती है तो राष्ट्रपति परिसीमन आयोग की नियुक्ति नहीं कर सकता है। ये पहली शर्त है कि संसद के द्वारा डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाए। और हम लोग देखेंगे कि अभी तक 4 डिलिमिटेशन एक्ट आए हैं और चारों डिलिमिटेशन एक्ट के बाद 4 परिसीमन आयोग का गठन किया गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं इसकी संरचना पे, यहीं पे समझ लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कौन कौन से लोग इसमें होते हैं। संरचना, अच्छा ध्यान रखिएगा, संरचना का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। एक्चुअल में स्ट्रक्चर का जो उल्लेख किया गया है वो डिलिमिटेशन एक्ट में किया जाता है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है। इसे आप ध्यान रखिएगा। संरचना, कौन कौन लोग इसमें होते हैं?
कौन इसका अध्यक्ष होगा, इसका कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है कि किसी अध्यक्ष बनाया जाएगा। डिलिमिटेशन एक्ट में ये बातें कही गई है कि कौन इसका अध्यक्ष होगा और किसके साथ मिलकर काम करेंगे। बस यहाँ पे बातें किया गया है संविधान में कि निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के ये काम करेंगे। डिलिमिटेशन एक्ट जो काम करेगा उसमें इलेक्शन कमीशन की राय ले सकता है, मानना न मानना वो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर निर्भर करता है, परिसीमन अधिनियम के ऊपर निर्भर करता है कि उसकी राय को मानता है या नहीं मानता है, लेकिन राय ले सकता है, निर्वाचन आयोग सहायता देता है। तो संरचना देखिए, तो सबसे पहले जान लीजिए जो इसका अध्यक्ष होता है, मैंने बताया कौन अध्यक्ष होगा, इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका अध्यक्ष होता है सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश। और कुछ पदेन सदस्य होते हैं, समझ रहे हैं ना, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर जिसे बोलते हैं, पदेन सदस्य। जो हम लोग उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था एक्स ऑफिसियो मेंबर के बारे में। पदेन सदस्यों का उल्लेख भी संविधान में नहीं किया गया है, पदेन सदस्यों का उल्लेख इसी जो एक डिलिमिटेशन एक्ट में किया गया, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ पदेन सदस्य होते हैं जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर जो होता है, निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो पदेन सदस्य होता है। फिर राज्यों के जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं वो पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। फिर और भी जैसे महापंजीयन वगैरह सेंसस वाले होते हैं वो भी पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। तो यहाँ पे पदेन सदस्य में पहला हो जाएगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नंबर 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त, ये पदेन सदस्य होते हैं। इसके अलावा इलेक्शन डिलिमिटेशन कमीशन यदि चाहे तो और भी कुछ लोगों की सहायता ले सकता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, एक शब्द थोड़ा सा आप लोगों को समझ लीजिए। मैंने यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया है, संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। इसका क्या मतलब है? प्यास लग गई है, चलिए अच्छा, अब क्लास एंड होने के बाद ही पानी पियेंगे। समझ पा रहे हैं ना आप लोग आज का लेक्चर? ऐसा तो नहीं कि नई चीज़ें समझ में आ रही है। देखिए, जब डिलिमिटेशन एक्ट लाया जाता है, परिसीमन अधिनियम लाया जाता है, तो उसमें स्पष्ट तौर पे उल्लेख किया जाता है कि यह परिसीमन किन किन राज्यों के लिए होगा। जैसे कि 2002 में जो चौथा परिसीमन अधिनियम आया था, वहाँ पे स्पष्ट कहा गया था कि जम्मू कश्मीर को छोड़ करके, झारखंड को छोड़ करके, फिर उधर नागालैंड, मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य थे, उनको छोड़ करके बाकी पूरे भारत में परिसीमन होगा। और सबसे पहले परिसीमन का जो कार्य था वो कर्नाटक में पूरा भी किया गया था। उसी आधार पे चुनाव भी हुआ था पहली बार। यानी परिसीमन के बाद सबसे पहला चुनाव कर्नाटक में ही हुआ था। आगे हम लोग लिखेंगे, इसको बताएंगे। इसीलिए मैंने लिख दिया संबंधित राज्य, यानी जितने राज्यों के लिए परिसीमन होगा उस राज्यों के ही आयुक्त होंगे। यदि उत्तर प्रदेश इस अधिनियम में शामिल नहीं है, यानी यहाँ पे परिसीमन नहीं होगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होगा, राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो यहाँ पे शामिल नहीं होगा, वो पदेन सदस्य नहीं होगा। तो 2 लोग होते हैं पदेन सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त, दूसरा संबंधित राज्यों के निर्वाचन आयुक्त। उसके अलावा कुछ ऐसे अधिकारी भी होते हैं जिनकी सेवा परिसीमन आयोग ले सकता है। तो यहीं पे नीचे लिख लीजिए कि इसके अतिरिक्त परिसीमन आयोग आवश्यकता पड़ने पर निम्न अधिकारियों से भी सेवा ले सकता है। देखिए, तो एक होता है ये महापंजीयन और जनगणना आयुक्त, जो द रजिस्टर जनरल और सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया होता है, उससे ले सकता है। तो इसे बोलते हैं महापंजीयन। इन्हीं के निर्देशन में जो है पूरा सेंसस होता है। महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। एक तो ये हो गया।
दूसरा ले सकता है क्या नाम इसे, भारत के महासर्वेक्षक से, भारत के महासर्वेक्षक, द सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया इसे बोलते हैं, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक होता है क्या नाम है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ हो, जो जियोग्राफिकल सूचना प्रणाली से जुड़ा हुआ हो, जिसे बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली से, सूचना प्रणाली का विशेषज्ञ, भौगोलिक सूचना प्रणाली का कोई विशेषज्ञ। या फिर केंद्र और राज्य का कोई अन्य अधिकारी, केंद्र एवं राज्य के कोई अन्य अधिकारी। या फिर हो सकता है कोई अन्य व्यक्ति जिसे ये चाहे परिसीमन आयोग कि नहीं इनकी सेवा लेनी चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे परिसीमन आयोग उचित समझे, परिसीमन आयोग उचित समझे। तो ये हो गया हम लोगों का, आज इतना ही रहने देते हैं। एक छोटा सा लेक्चर आप लोगों को मिलेगा, कल से फिर हम लोग एक रेगुलर वे में फिर से आ जाएंगे अपने वही कम से कम 1 घंटे के लेक्चर के साथ। अभी इतना ही रहने देते हैं, अभी बहुत गर्म लग रहा है, इसी वजह से अभी क्लोज कर रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।